देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है कई नंबर प्रश्न 13 नंबर। जैसे कि हम लोग 12 नंबर इसके पहले पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मतलब 13 नंबर प्रश्न, जो इस प्रकार से है। अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक 1,1 है। तो त्रिभुज तो आप लोग जानते हो। तो उस त्रिभुज का कोई एगो शीर्ष जो उसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना 1,1, और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक -2,3 और 5,2 है। -2,3 और क्या है 5,2। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शेष जो 2 बच रहा है आपका त्रिभुज का शीर्ष, उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से। यहाँ तक आ रहा है ना। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यह एक क्या हो गया त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं इस त्रिभुज के शीर्ष का नाम है ए बी और क्या है सी। तो इसका नियामक मान लो 1,1 दिया हुआ है। इसका नियामक क्या दिया हुआ है 1,1। अब इससे जो भुजा गुजर रही है, इससे जो भुजा निकल रही है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हमारा जो भुजा निकल रहा है कौन कौन है ए बी और ए सी। ए बी और क्या है इससे है बी सी नहीं ना निकला है, यानी ए शीर्ष से कौन कौन निकला ए बी और ए सी निकला। तो हम लोगों को इसका मतलब मध्य बिंदु दिया हुआ है प्रश्न में, हम लोगों को निकालना है इसका कहते बी और सी का निर्देशांक। इसका बी और सी का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु मतलब समझ रहे हैं, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पी है। क्या है पी। और ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो क्या है क्यू है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में बताओ तो -2,3 -2,3। उसके बाद में क्या दिया हुआ है 5,2। यह क्या दिया हुआ है इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। अब इसकी सहायता से हम लोगों को बी और सी का नियामक निकालना है। किसका निकालना है बी और सी का। तो मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं x1, x2 x1, y1 x1, y1 ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं x2, y2 ठीक है। किसी को दिक्कत? तो अब हम लोगों को इसका नियामक निकालना बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए का नियामक क्या दिया हुआ है प्रश्न से 1,1, और उसके बाद में इसका मध्य बिंदु जो है यानी लिखेंगे क्या ए बी का मध्य बिंदु कौन पी है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है पी, जो कितना दिया हुआ -2,3 दिया हुआ है। और बी का नियामक हम लोग क्या माने हैं x1, क्या माने हैं y1, ये तो माने हैं। उसके बाद में फिर देखो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन Q कितना दिया हुआ है बताओ तो 5,2। और C का नियामक हम लोग क्या माने हैं x2, ये तो माने हैं। इतना समझ में आया? हमें किसी को दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को निकालना किसका बी और सी का नियामक निकालना है ना। तो हम लोग मध्य बिंदु की फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन पी। तो ए बी का मध्य बिंदु पी क्या दिया हुआ है बताओ -2,3। इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लो क्या है मतलब 1,1 है ना, तो इसको x1 इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 है इसको क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं ना। अगर इधर से चलेंगे तो x1 और x2 y1 क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 अब बटा क्या होगा देखो ना x1 x2 हुआ ना, 1 प्लस इतना हो गया। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या होगा y1, अब बटा में क्या होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर p का नियामक देखो तो क्या दिया हुआ है -2,3 और यहाँ पर 1 प्लस x1 अब बटा 2, 1 प्लस y1 अब बटा क्या। अब x अक्ष वाले को x से बराबर करेंगे और y अक्ष वाले को y से बराबर करेंगे।
तो हो जाएगा आपका क्या -2 इक्वल 1 प्लस x1 बाटा क्या, अब 2 दूना क्या होता है बताओ, -4 और इधर 1 प्लस x1, अब प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 -1 इधर x1 हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो अब देखो यहाँ पर फिर बनाते हैं, तो -4 हुआ माइनस एगो का होता है -5, इधर क्या हुआ x1, इसलिए x1 का मान क्या आया -5 आया। किसी को दिक्कत नहीं। अब फिर y x वाले को बराबर करेंगे, 1 प्लस y1 अब बाटा में क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूना 1 प्लस y1 बराबर क्या 6, 1 प्लस में उधर जाएगा तो y1 बराबर 6 -1, तो y1 का मान क्या आएगा 5, y1 के मान क्या आया 5, x1 का भी मान निकल गया, x1 का मान निकल गया और y1 का भी मान निकल गया। तो हम लोग b का नियामक माने थे ना, b का नियामक क्या माने थे x1, y1, तो इसका नियामक क्या है बताओ तो -5, क्या -5, यहाँ तक आया है ना, किसी को दिक्कत समझ में आया। अब देखो एक इसका नियामक हो गया b का, इसका नियामक हो गया तो हम लोग क्या किए बताओ, ab का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लेके चले हैं और x को x से और y को y से बराबर कर दिया, जिससे हमारा b का नियामक निकल जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग AC का मध्य बिंदु लेके चलेंगे, तब ना हमारा क्या निकलेगा x2 और क्या निकलेगा y2। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या बताओ तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 अब बाटा क्या 2 और y1 प्लस y2 अब बाटा में क्या 2। तो यहाँ पर x1 का काम कौन करेगा 1 और x2 तो यहाँ पर स्वयं x2 है क्या बाटा 2 और यहाँ पर y1 का काम 1 करेगा, y2 तो यहाँ पर y2 ही है ना। अब बाटा में क्या होगा, अब मध्य बिंदु क्या दिया हो बताओ 5, तो हाई x का मान है, ये भी x वाला टर्म है और हाई y का मान है, किसका मान है तो x को x से और y को y से। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा 5 बराबर 1 प्लस x2 बटा में क्या होगा 5 दूना 10 बराबर 1 प्लस x2, 1 प्लस में इधर आएगा तो 10 माइनस 1 इधर क्या होगा x2, इसलिए x2 का मान क्या आया 9 आया। x2 का मान क्या आया 9। समझ में आया। अब देखो 1 प्लस y2 है, 1 प्लस y2 को किससे बराबर करेंगे बराबर 2 हुआ 2 दूना 1 प्लस y2 बराबर 4, 1 प्लस में उधर जाएगा तो y2 बराबर 4 माइनस 1, तो y2 का मान क्या आया 3 आया। क्या आया 3। इसलिए C का नियामक हम लोग x2 क्या माने थे y2, जो नियामक क्या आया 9,3। समझ में आया। देखो तो त्रिभुज का 2 शीर्ष माने थे जो निकल गया, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पे। किसी को दिक्कत नहीं, क्या भारी है नहीं। अच्छा लगा किसी को दिक्कत नहीं। तो इसके आगे का प्रश्न देखे, दो किताब दो देखिए। अब इसके आगे का प्रश्न आपका क्या नंबर है, ये तो आपका कितना था 13 था। अब जो 14 नंबर प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन सुनिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 1, 2, -3 और 3, है। और क्या है 3, है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम लोगों को इसमें इसका क्या दिया हुआ था, मध्य बिंदु दिया हुआ था। यहाँ पर ध्यान दो, ये मतलब ये जो भुजा है आपका AB और AC है ना, इसका मध्य बिंदु क्या था P और क्या था Q था। इसका नियामक दिया हुआ था, लेकिन इसका नहीं ना मध्य बिंदु दिया हुआ था। तो इस बार क्या है, हमकी शीर्ष नहीं दिया हुआ है, हमकी शीर्ष नहीं दिया हुआ है, हमकी हम लोगों को तीनों भुजा का मध्य बिंदु दिया है। तीनों भुजा का क्या दिया हुआ है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु की सहायता से हम लोगों को त्रिभुज का शीर्ष निकालना है। मध्य बिंदु की सहायता से हम लोगों को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है। देखिए मतलब फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए अच्छा से समझिएगा। देखो इसका नियामक मान लेते हैं A, B और क्या है C। इस
ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लो पी है, क्या है और बी सी का मध्य बिंदु मान लो कि यहाँ पर क्यू है, क्या है और ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर ओ है, क्या है ओ। तो हम लोगों को पी क्यू और ओ का नियामक दिया हुआ है, ठीक है, और पी क्यू और ओ की सहायता से ए बी और सी का मान निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखिए, मतलब कि भुजा जो इसका है ए बी बी सी और क्या ए सी, इसके मध्य बिंदु के नियामक दिया हुआ है और इसकी सहायता से हम लोगों को ए बी और सी का नियामक निकालना है, ठीक है। तो जो मतलब हम लोग को निकालना है उसको पहले मान लेते हैं क्या, तो चलो इसको मान लेते हैं x, देखिए x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। तो हम लोगों को ये तीनों निकालना है, ये तीनों निकालना है। जबकि प्रश्न में p का नियामक दिया हुआ है। p का नियामक क्या दिया हुआ है, देखो p का नियामक आपका दिया हुआ है 1,1, क्या दिया हुआ है 1,1, और q का नियामक क्या दिया हुआ है 2, -3, 2, और o का नियामक क्या दिया हुआ है 3,4। ठीक है, इसी को दिक्कत पकड़ो किताब। देखिए, अगर अच्छा से समझना है तो सबसे पहले दिमाग को स्थिर कीजिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर उधर ताकिएगा, इधर उधर की बातों में ध्यान दीजिएगा, तब फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए का नियामक का हम लोग माने हैं ना, ए का नियामक क्या है x1, y1, है ना है, और बी का नियामक क्या है x2, क्या y2, फिर सी का नियामक क्या है x3, क्या है y3। ये तीनों हम लोग क्या किए, माने हैं, क्या किए हैं, लिख दिए माना, यानी तीनों को हम लोग अपना से माने हैं। आप अपनी इच्छा से भी कुछ भी मान सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि हम जो माने हैं वही आप मानोगे, ठीक है। तो अब देखो, इसका मध्य बिंदु ए बी का क्या दिया हुआ है बताओ तो। पी का नियामक क्या है 1,1, और क्यू का नियामक क्या है 2,-3, और उसके बाद में ओ का नियामक क्या दिया हुआ है 3,4। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों को काम करना है, ए बी का जो मध्य बिंदु है उसी को लेकर चलेंगे, ठीक। ए बी के मध्य बिंदु को लेकर चलेंगे तो हम लोगों को कुछ समीकरण के रूप में मिलेगा, ठीक, और उस समीकरण को अलग रखेंगे। फिर उसके बाद में BC के मध्य बिंदु को लेकर चलेंगे, ठीक, BC के मध्य बिंदु को लेकर चलेंगे, इससे भी हम लोगों को समीकरण मिलेगा, इसको भी अलग साइड में रखेंगे। फिर उसके बाद में AC का जो मध्य बिंदु है उसको लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना, उससे भी हम लोग को समीकरण मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 समीकरण मिलेगा। फिर उस तीनों समीकरण को जोड़ घटाव करके हम लोगों को इसका मान निकाल देना है। समझ में आया? तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसलिए आसानी से मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है, लोग कहता है ना बड़ा है लेकिन बड़ा मतलब बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बताओ तो, P है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, x1 + x2 अब बटा क्या 2, और y1 + y2 अब बटा क्या होगा 2 होगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे मतलब हो जाएगा x1 + x2, तो x1 + x2 तो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो आपका रहेगा ना इतना ही, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु क्या दिया है बताओ तो, 1,1 इक्वल क्या होगा बताओ, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा। अब यहाँ पे x अक्ष को x अक्ष से और y अक्ष को इसमें x अक्ष कौन है, ये ना है, और इसमें n वाला है और y अक्ष ये है और ये है। समझ में आया? तो क्या होगा बताओ, x1 + x2 अब बटा क्या 2, अब बराबर क्या होगा, अब 2 से हमें गुना करेंगे तो क्या होगा x1 + x2 अब बराबर क्या होगा। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते, किसी को दिक्कत है? अब सेकेंड को मतलब y वाले टर्म को इससे बराबर करेंगे तो क्या होगा, y1 + y2 बटा 2 अब बराबर क्या 2 से हमें गुना तो क्या होगा, अर्थात y1 + y2 = क्या आया। इसको सेकेंड समीकरण मान ले, किसी को दिक्कत समझ में आया? तो अब देखिए, ठीक इसी प्रकार से
हम लोग BC का मध्य बिंदु लेकर चलेंगे। किसका? BC का। तो यहाँ पे लिखेंगे BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु क्या है बताओ तो? Q है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और y2 बाई 2। तो यहाँ पर x1 का काम कौन करेगा? x2 करेगा ना, और x2 का काम कौन करेगा? x3 करेगा। बात समझ में आया ना? ये तो हमारा जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा x1 क्या हो जाएगा? x2 और x2 क्या हो जाएगा? x3, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार से माने हैं। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु का मान क्या दिया है? 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? x2 प्लस x3 बटा 2 और क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3 बटा में क्या हो जाएगा? 2। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब फिर इसको आपस में बराबर करेंगे और इसको इससे करेंगे, यहाँ तक आएगा? यहाँ आ जाएगा ना? तो फिर इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं। यहाँ इधर देखो, यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर वाला मतलब मिटा देते हैं, मिटा दीजिए वीडियो। आप लोग मतलब वीडियो से उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर का मिटाते हैं, प्रश्न बड़ा है, मतलब उधर अट नहीं पाएगा। इधर का मिटा देना। देखिए एक पेज दो, ये दो जल्दी। चलो देखो यहाँ पे, तो इस काम को हम लोग यहाँ पे अब करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या दिया हुआ है बताओ तो? मतलब x2 प्लस क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा ना? x2 प्लस क्या हो जाएगा? x3 बटा 2 और इक्वल क्या होगा? x अक्ष वाले का 2 से 2 में गुना होगा, तो क्या होगा बताओ? तो x2 प्लस x3 अब बराबर क्या हुआ? इसको थर्ड इक्वेशन मान ले। किसी को दिक्कत? समझ में आया ना? अब y वाले को तो क्या होगा बताओ? y2 प्लस क्या? y3 बटा में क्या होगा? अब बराबर में क्या हो जाएगा? एक गुना होगा तो क्या होगा? y2 प्लस y3 बराबर -6। तो इसको फोर्थ समीकरण मान ले। किसी को दिक्कत? अब हम लोग किसका मध्य बिंदु लेकर चलेंगे? AC का। लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु। देखिए AC का मध्य बिंदु फार्मूला तो यही लिखाएगा क्या? x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 जो है, यहाँ पर x1 तो रहेगा और x2 का काम कौन करेगा? x3। और यहाँ पर y1 है, लेकिन y3 का काम कौन करेगा? सॉरी, y2 का काम कौन करेगा? y3 करेगा। मतलब इसमें y2 का काम कौन करेगा? y3। तो हो जाएगा आपका x1 प्लस क्या? x3 अब बाटा में क्या? फिर हो जाएगा आपका बताओ y1 प्लस y3 अब बाटा में क्या? 2 बाटा में क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? तो देखो, तो इसका मध्य बिंदु का नियामक क्या दिया हुआ है बताओ? 3,4 क्या दिया हुआ है? 3,4 से इक्वल किसको करेंगे? इसको x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस, अच्छा यहाँ पर x3 है ना, और यहाँ पर y1 प्लस क्या है? y3 अब आटा में क्या है? अब इससे इसको बराबर करेंगे तो 3 से इक्वल करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस x3 अब बाटा 3 दूना 4 है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 अर्थात हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल क्या होगा? इसको 5 समीकरण मान ले। किसी को दिक्कत? अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो जब इसको बराबर आप करोगे, ये y वाले अक्ष को किससे?
यहाँ पर 4 से, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तो, मतलब y1 अब प्लस क्या y3 अब बराबर क्या हो जाएगा 8। मतलब 4 दूना क्या हो जाएगा 8। इसको 6 से समीकरण मानेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के आपको समीकरण कितना मिला 6। क्या समीकरण मिला। अब यहाँ पर हम लोगों को काम क्या करना है, x1 x2 और x3 का मान निकालने के लिए काम यही करना है कि जो हमारा समीकरण निकला है 6 को, ठीक है। अब इस 6 को समीकरण में ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा सोचना है कि खट से न हमारा मान निकल जाए। तो इसका उपाय ये है कि जो x1 x2 और x3 यानी जो x पक्ष के हैं, बात समझे, जो x पक्ष के हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और जो y अक्ष के हैं यानी y पक्ष के उसको एक साथ जोड़ेंगे, बात समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो x अक्ष वाला कौन कौन है बताओ। समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में सेकेंड नहीं है क्या, तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में कौन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, उसके बाद में कौन होगा 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे बताओ, फर्स्ट प्लस क्या थर्ड प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को काम करना है LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, बात समझ में आ रही है ना। LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो इसका LHS देखो तो समीकरण फर्स्ट का क्या दिया हुआ है बताओ तो, x1 प्लस क्या है x1 प्लस और थर्ड का LHS क्या है बताओ x2 प्लस क्या x3 और 5 का क्या है LHS देखो x1 प्लस क्या है x3 है ना। अब सबका RHS बोलो, इसका क्या है 2 और थर्ड का 4 और 5 का प्लस 6 देखो। तो इसमें x1 का 2 है तो बताओ तो 2x1 x2 भी 2 है तो क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा और प्लस x3 भी 2 है तो 2x3 और इधर क्या होगा बताओ 6 4 10 2 12। इसमें से कॉमन क्या आएगा बताओ, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बराबर में क्या बराबर में क्या हो जाएगा अब 2 से ही कटेगा कई बार में तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बराबर में क्या इसको हम मानते हैं 7वां समीकरण। कौन समीकरण 7वां समीकरण। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं, अच्छा से आया ना जी। अब ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, अब नजदीक हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इसका प्रोसेस जो है ना लंबा दिया हुआ है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन समीकरण बताओ तो, समीकरण सेकेंड प्लस क्या फोर्थ प्लस 6 ऐड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। समीकरण सेकेंड का क्या है y1 प्लस y1 प्लस y2 और फोर्थ का क्या है y2 प्लस y3 और 6 का क्या है y1 प्लस y3। अब सबका RHS बोलो क्या है और उसके बाद में क्या है -6 ना है तो हो जाएगा यहाँ पर -6 और प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो बताओ तो क्या होगा y1 क्या हो जाएगा बताओ 2y1 अब प्लस 2y2 होगा क्या हो जाएगा 2y2 अब प्लस क्या 2y 8 हुआ 2 गो 10 गो 9 होता है सब किया गया 8 हुआ 2 गो कै गो होगा और 10 गो में से -6 गो घटेगा कै गो बचेगा 4 गो ना। अब हमें से कॉमन बेचारा कै गो निकलेगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बराबर क्या 4। किसी को दिक्कत नहीं, भाई कै बार में उड़ेगा 2 तो आपका आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस क्या y3 इक्वल टू 2। इसको 8वां समीकरण मानेंगे। किसी को दिक्कत नहीं, सब सोच रहा है बाप रे बाप जिंदगी में इतना लम्हा क्वेश्चन ना पढ़े ना। तो नियामक ज्यामिति का सबसे लंबा यही क्वेश्चन है, बात समझे जी। सबसे लंबा यानी आपका कोई भी और भी मैथ आप बनाओगे वो सभी से लंबा यही वो है, बात समझ में आया। अब कुछ नहीं काम करना है,
आपको जो यहाँ पर 7वां निकला है, कितने गया 7वां यहाँ पर 8वां निकला है ना, यही 7वां 8वां सब काम करते चल जाना है। तो जगह कम है, यहीं पे बनाते हैं क्या। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 7 में, समीकरण अब समीकरण 7 है क्या, पहले ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या है। अब देखो समीकरण फर्स्ट के नहीं बताओ तो x1 प्लस x2 का मान क्या है। तो जहाँ पर x1 x2 भेटाएगा वहाँ पर क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 7 पहले लिखते हैं। समीकरण 7 क्या है बताओ तो x1 प्लस x2 प्लस क्या x3 अब बराबर में क्या है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 है, तो x1 प्लस x2 का मान देखो तो क्या है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कौना के मान, सॉरी समीकरण 7 में, समीकरण 7 में फर्स्ट का, ठीक है। तो x1 प्लस x2 का मान यहाँ से उठा के 2 डालेंगे, तो 2 अब प्लस क्या होगा x3 अब बराबर का थी 2 प्लस में उधर जाएगा तो x3 बराबर 6 माइनस, तो x3 का मान क्या है 4। तो एक तो निकल गया। अब इसी प्रकार से सब आगे निकलते जाएगा खटाखट। तो देखो अब क्या लिखेंगे, अब आपका देखिए समीकरण सेकंड थर्ड क्या है, x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 का मान क्या है 4 है। तो ई जहाँ पर भेटाएगा वहाँ पर 4 टपका सकते हैं, और जब ई टपकाएंगे तो x1 बचेगा। देखो तो x2 और x3 है, x2 और x3 का मान यहाँ से क्या रखेंगे, एक बार लिख देंगे क्या, समीकरण 7 में, समीकरण 7 में किसका है थर्ड का, समीकरण 7 में थर्ड का मान रखने पर, तो थर्ड क्या है देखो देखो x2 प्लस x3 का मान क्या है। अभी जहाँ पर बेचारा भेटाएगा वहाँ पर 4 टपकाएंगे क्या, तो ये में x2 प्लस x3 है, तो इसके बदले में x1 प्लस 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या 4 प्लस में उधर जाएगा तो x1 बराबर 6 माइनस 4, x1 का मान क्या आया, किसी को दिक्कत समझ में आया, आगे बढ़े। तो जगह का अभाव है। अब फिर लिखेंगे, अब देखो दूगो का मान निकल गया, x1 का भी निकल गया और किसका निकल गया x3 का। अब x पक्ष में वो बचल कौन है x है ना बचल है, तो फिर y का काम करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 7 में, देखो समीकरण 7 में बेचारा कौन के x1 और x3 का मान क्या है 6, x1 और x3 का मान क्या है 6 बैठाएंगे तो x2 का मान निकलेगा। तो देखो तो x1 और x3 का मान बैठाएंगे, x1 और x3 का मान यहाँ पर क्या है, x1 और x3 का मान 6 है, तो 6 प्लस x3 अब बराबर क्या है 6 प्लस में उधर जाएगा तो x3 बराबर 6 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो x3 का मान क्या आया 0, किसी को दिक्कत नहीं। तो x1 x2 और x3 निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग y1 y2 और क्या निकालेंगे y3 निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया। अर्थात यहाँ समीकरण 7 में हम लोग मान रखे हैं, तो मतलब किसका निकला है x3 का निकला है। फिर उसके बाद में समीकरण 7 में थर्ड का मान रखे हैं, तो किसका निकला है x1 का, और समीकरण 7 में किसका मान रखे हैं मतलब 5 का, किसका मान रखे हैं, तो किसका मान निकल गया है x3 की x2 का आएगा, x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा समझ में आया। तो x1 x2 और क्या निकल गया x3। अब y1 y2 और y3 चाहिए ना कि नहीं चाहिए, तो चाहिए तो है ना, तो जगह नहीं है। अच्छा इधर देखो तो यहाँ तक आएगा नहीं आ रहा, यहाँ तक तो उनको नहीं इधर आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, उड़ा दे। हाँ तो वीडियो में से देख के उतारोगे। देखो कुछ नहीं, फिगर केवल मिटा रहे हो जाएगा। देखो हाँ हो जाएगा। अब समीकरण कौन है 8वां है, समीकरण कौन है 8वां। तो लिखेंगे फिर समीकरण 8 में, समीकरण 8 में। तो समीकरण 8 क्या है पहले देखो तो 8 कितना है, क्या है
क्या है y1 प्लस क्या y2 प्लस क्या अब बराबर कितना है तो y1 प्लस y2 प्लस क्या है y3 अब बराबर में क्या है 2 है बराबर में क्या है तो देखो तो बेचारा y1 प्लस y2 इधर घूम रहा है 2 लेके क्या इसके स्थान पर क्या बैठेंगे तो 2 प्लस क्या होगा y3 अब बराबर में क्या 2 एन आएगा एक के खा जाएगा क्या तो y3 बराबर 2 माइनस तो y3 का मान क्या आया अब बेचारा क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया किसी को दिक्कत तो y3 का तो निकल गया क्या अब देखो फिर लिखेंगे समीकरण 4th का मान देखो क्या है समीकरण 8 में किसका मान 4th का मान रखने पर तो 4th कितने है कड़ी घूम रहा है ना यहाँ पर y2 प्लस y3 तो y2 प्लस y3 की जगह क्या डालेंगे तो y2 प्लस y3 के जगह तो -6 हो जाएगा अब बराबर क्या है भाई माइनस होने जाएगा तो बेचारा आके में सट जाएगा क्या तो 2 प्लस 6 तो y1 के मान क्या आया किसी को दिक्कत समझ में आया अब देखो y1 का मान भी तो निकल ही गया है अब किसका मान चाहिए y2 का y3 और y1 निकल गया y2 का मान चाहिए तो अब बताओ क्या लिखेंगे फिर समीकरण कौन में 8 में अब कौन एगो बचल है 6 कौन बचल है तो समीकरण 8 में किसका मान 6 का मान रखने पर तो 6 को कथी है देखो y1 प्लस y3 तो बताओ y1 प्लस y3 का मान क्या है 8 यहाँ y1 और y3 का मान क्या डालेंगे 8 तो 8 प्लस y2 अब बराबर क्या होगा प्लस में उधर जाएगा तो y2 बराबर क्या होगा 2 माइनस 8 तो y2 का मान क्या हो जाएगा बताओ -6 इसलिए y2 का मान क्या आया -6 आया क्या आया किसी को दिक्कत समझ में आया तो हम लोग बताओ इसका नियामक क्या माने थे बताओ नियामक क्या माने हुए थे ए का नियामक x1 और y1 माने थे x1 और क्या माने थे इसका नियामक x1 का देखो तो केने घूम रहा है x1 हाँ घूम रहा है यहाँ पर घूम रहा है ना यहाँ पर 2 डालेंगे और y1 के नहीं नाच रहा है यहाँ 2 को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और b का नियामक देखो तो क्या माने हैं x2 y2 माने है ना तो x2 देखो केने कूद रहा है x2 केने है 0 बेचारा 0 बनल है ना वही से चुपचाप बैठा है अब देखो तो अब y2 के लिए नाच रहा है y2 के मान कितना आया है अब बेचारा एक और बचल है ना अब c एगो बचल है c कितना है x3 और क्या मान है तो इसका मान x3 कितना है 4 है x3 4 है और y3 कितना है 0 समझ में आया तो देखो तो a का नियामक निकल गया b का भी निकल गया और यही ना निकालना था किसी को दिक्कत बड़ा लंबा पढ़ लिया था ना ठीक है तो इसके आगे कल होगा और अब ऐसा प्रश्न से नहीं डरो अब इससे ज्यादा लंबा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा आगे के क्लास में जाओगे तब लेकिन 10th में इससे लंबा प्रश्न नहीं है समझ में आया किसी को दिक्कत ठीक है इसको नोट कीजिए